Hello students, today we are going to start our geography's third lesson, that is tides. In this lesson we are going to take information about centrifugal and gravitational force, tides and types of tides. So let's start with our first point. Observe the following pictures, answer the questions given below and discuss. यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिए हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं. डू द अबव फोटोग्राफ्स शो द सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस. द अबव फोटोग्राफ शो द सेम प्लेस. Observe and note the spread of water seen in both the photographs. इन दोनों फोटोग्राफ्स में वाटर का जो स्प्रेड है उसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है. The answer is the spread of water seen in both the photographs is different. Third, what is this natural event called? इस नेचुरल इवेंट को क्या कहते हैं? दिस नेचुरल इवेंट इज कॉल्ड टाइड्स. बोथ द फोटोग्राफ्स शो द सेम प्लेस. इफ यू स्टे नियर द कोस्ट फॉर सम टाइम you will realize that the sea water is sometime very close to the coast, while at other times it is far away from the coast. आप सब बीच पे घूमने के लिए जाते हैं, आपको वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है. कभी आपने सी वाटर का ऑब्जर्वेशन किया है? कभी कभी सी वाटर जो है वो कोस्ट के बहुत क्लोज होता है और कभी कभी ये सी वाटर जो है वो कोस्ट से दूर होता है या अंदर होता है. वी कॉल दिस मूवमेंट्स ऑफ द सी वाटर टाइड्स. ये जो सी वाटर की मूवमेंट्स है, कभी कभी कोस्ट के क्लोज होना, कभी कभी कोस्ट से दूर होना, ये जो सी वाटर की मूवमेंट्स है इसे हम टाइड कहते हैं. बेयरिंग अ फ्यू एक्सेप्टेशन ऑल द कोस्ट्स ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस टाइड्स. कुछ ऐसे सी कोस्ट है जिसे अगर हम जहाँ पे हाई टाइड या लो टाइड्स एक्सपीरियंस नहीं होती है, लेकिन वर्ल्ड के बाकी ऐसे मोस्ट ऑफ सी कोस्ट है जहाँ पे टाइड्स एक्सपीरियंस करने को मिलती है, टाइड्स ऑकर होती है. हाई एंड लो टाइड्स आर नेचुरल फेनोमेना. हाई टाइड और लो टाइड जो है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, नैसर्गिक घटना है. हाई टाइड्स में सी वाटर जो होता है वो कोस्ट के पास होता है और लो टाइड में सी वाटर जो होता है वो कोस्ट से दूर होता है, अंदर होता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस नेचुरल इवेंट्स. तो चलो ये जो नेचुरल इवेंट है टाइड, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है वो आज हम पढ़ेंगे. टाइड्स आर मूवमेंट्स ऑफ सी वाटर ऑकरिंग डेली एंड रेगुलरली. टाइड्स जो है वो डेली रेगुलरली होने वाली सी वाटर की मूवमेंट है, रोज़ और नियमित रूप से होने वाली सी वाटर की मूवमेंट है. द लेवल ऑफ सी वाटर चेंजेस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सी वाटर की जो लेवल है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद चेंज होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं. आफ्टर एवरी 12 hours and 25 minutes a cycle of high tide and low tide gets completed. ये जो हाई टाइड और लो टाइड का जो साइकिल है वो हर 12 hours और 25 minutes के बाद कंप्लीट होता है. This regularly occurring event appears to be quite simple and natural. However, it is directly related to the sun, the moon and the earth and the gravitational and centrifugal forces that
इंटरैक्ट बिटवीन दे। ये जो टाइड्स है वो हमें एक सिंपल और नेचुरल इवेंट लगता है, लेकिन दरअसल वो सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। दिखने में हमें वो टाइड्स सिंपल लगती है, नेचुरल लगती है, लेकिन वो सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने की जो पावर होती है, खींचने की जो पावर होती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जैसे अर्थ के सेंटर से एक फोर्स क्रिएट होता है और वो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, उस पावर को, उस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ओके, तो सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से टाइड्स जो है वो रिलेटेड होती है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि सेंटर से दूर जाना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर्स में क्रिएट होता है, लेकिन वो सेंटर से दूर जाता है, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट टू एट द लोकल फेयर्स। इफ यू सिट इन अ फेरीज व्हील, यू सिट spins and lean outward away from the wheel. This also is an effect of centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। आप सब लोग फेयर्स में जाते हैं, मेले में जाते हैं और फेरीज व्हील में भी बैठते हैं, है ना। तो जब आप फेरीज व्हील में बैठते हो, जो आपकी सीट है वो स्पिन होती है, घूमती है, और बाद में वो जो व्हील होता है उसके आउटसाइड लीन करती है, मतलब झुकती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। उस व्हील के सेंटर में एक फोर्स क्रिएट होता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उस व्हील के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, मतलब उस व्हील के आउटसाइड, बाहर की साइड की तरफ वो वर्क करता है। इसीलिए वो व्हील जो है वो बाहर की साइड में लीन करता है, झुकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ गेट्स अ टाइप ऑफ पावर और फोर्स। जैसे कि हमें पता है अर्थ रोटेट करती है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो उसे एक पावर और एक फोर्स मिलता है। दिस फोर्स वर्क अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये जो फोर्स है वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसी फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ड्यू टू दिस फोर्स एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ वुड बी थ्रोन इनटू द स्पेस। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके हेल्प से हम अर्थ के ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में थ्रो कर सकते हैं। हाउएवर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम। जैसे हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर से फॉर्म होता है, लेकिन सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ वर्क करता है। दिस फोर्स इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेटर होता है। Hence, any object on the surface of earth remains at a place where it exists. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर में फॉर्म होता है और सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है।
तो अर्थ के ऊपर से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से वो ऊपर जाता है, लेकिन उसी समय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ वर्क करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेट होता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट हम ऊपर थ्रो करते हैं वो फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसीलिए हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर ही रहते हैं। Our next point is tides. The following factors are responsible for the occurrence of tides. Tides occur होने के कुछ factors हैं, उसके बारे में इस point में हम पढ़ेंगे। First, the gravitational pull of the moon and the sun as well as that of the earth. Sun, moon और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके वजह से टाइड्स ऑकर होती है। सेकेंड, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन। जैसे कि हमें पता है अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और मून जो है वो सन के अराउंड इनडायरेक्टली रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ और इनडायरेक्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मून, इसके वजह से भी टाइड्स ऑकर होती है। थर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, उसके वजह से भी टाइड्स ऑकर होती है। तो ये इन थ्री रीजन्स की वजह से टाइड्स ऑकर होती हैं। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, सन एंड अर्थ। Second, revolution of the earth and indirect revolution of the moon around the sun. And third, centrifugal force generated due to the rotation of the earth. The moon is closer to the earth than the sun. Hence, its gravitational force becomes more effective than that of the sun. Moon जो है वो सन के कंपैरिजन में अर्थ से क्लोज है। मून अर्थ से क्लोज है और सन जो है वो अर्थ से दूर है। इसी के वजह से मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अर्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है। टाइड्स ऑकर ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून, द सन एंड द अर्थ। सन, मून और अर्थ की एक रिलेटिव पोजीशन होती है, एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है और उसी के वजह से टाइड्स ऑकर होती है। अ प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लेस एक्सपीरियंसिंग हाई और लो टाइड also experiences high और low tide respectively at the same time. अगर अर्थ के किसी एक प्लेस पे हाई टाइड है तो उसी प्लेस के अपोजिट प्लेस पे भी हाई टाइड ही होती है। अगर अर्थ के किसी एक प्लेस पे लो टाइड है तो उस प्लेस के अपोजिट प्लेस पे भी लो टाइड ही होती है। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये किसकी वजह से होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। अगर अर्थ के एक प्लेस पे हाई टाइड है तो उसी प्लेस के अपोजिट जो प्लेस होगा उस प्लेस पे भी हाई टाइड ही होती है। अगर लो टाइड होती है तो उस प्लेस के अपोजिट साइड पे भी लो टाइड ही होती है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। सी फिगर 3.6 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस ऑफ हाई एंड लो टाइड्स ऑन द अर्थ। यहाँ पे आपको एक फिगर दी है 3.6, तो आपको ये देखनी है फिगर और समझना है कि किस तरह हाई टाइड और लो टाइड्स के लोकेशंस होते हैं। सी यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया है, वाइट एरो जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंडिकेट करता है, ब्लैक एरो जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि अर्थ के एक प्लेस पे हाई टाइड है और उसी प्लेस के अपोजिट साइड में भी, अपोजिट प्लेस में भी हाई टाइड ही है।
आप देख सकते हो इस फिगर में कि अर्थ के एक प्लेस पे लो टाइड है और उस प्लेस के अपोजिट प्लेस में भी लो टाइड ही है। तो ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। When there is high tide at 0 degree meridian, the 180 degree meridian also experiences high tide. अगर 0 डिग्री मेरिडियन पे हाई टाइड है तो 180 डिग्री मेरिडियन पे भी हाई टाइड ही होती है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन ये जो एक दूसरे के अपोजिट मेरिडियन है। हमने सेकंड लेसन में पढ़ा है कि 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन एक दूसरे के अपोजिट्स मेरिडियन है। तो इसी की वजह से 0 डिग्री मेरिडियन पे जब हाई टाइड होती है तो 180 डिग्री मेरिडियन पे भी हाई टाइड ही होती है। The meridians that are at right angles to those having high tide will experience low tide at the same time. If it is high tide at 0 degree and 180 degree meridians, then at which meridians will low tide occur? जब 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन में राइट एंगल होता है तो वहाँ पे लो टाइड के साथ हाई टाइड के साथ साथ लो टाइड भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि अगर 0 डिग्री मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन पे हाई टाइड है तो कौन से मेरिडियन पे लो टाइड ऑकर होगी? द आंसर इज लो टाइड विल ऑकर at prime meridian. Our next point is types of tides. As the timing of the tide varies every day, the range of a tide also keeps on changing. Tide का जो टाइमिंग होता है वो हर रोज़ एवरीडे डिफरेंट होता है। The range of a tide also keeps on changing. और जो टाइड्स की रेंज होती है मतलब जो उसकी बॉर्डर होती है वो भी चेंज होती रहती है। जनरली द हाईएस्ट हाई टाइड ऑकर्स ऑन फुल मून एंड न्यू मून डेज, वेयर एज ऑन द डेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर द हाई टाइड इज एट इट्स मिनिमम। तो जनरली फुल मून डे और न्यू मून डे पे हाईएस्ट हाई टाइड ऑकर होती है और फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर डेज पे हाई टाइड जो होती है वो मिनिमम होती है। Spring tides and neap tides are the two types of tide. Spring tide और neap tide ये tides के two types हैं। तो पहले हम spring tide के बारे में पढ़ेंगे। On new moon and full moon days, the gravitational pull of the sun and the moon act in the same direction. न्यू मून डे और फुल मून डे पे सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। ड्यू टू दिस द टोटल पुल इंक्रीजेस, और इसी के वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। हेंस द टाइड ऑन दिस डेज इज़ मच हायर देन द एवरेज हाई टाइड, और इसी के वजह से जो टाइड हाई टाइड आती है वो हायर होती है। दिस इज़ नोन एज स्प्रिंग टाइड, और इसे ही स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। एज द बल्ज एट द हाई टाइड इज़ ग्रेटर, द वाटर एट लो टाइड रिसीड मच मोर। तो स्प्रिंग टाइड के वक्त जो हाई टाइड आती है उस हाई टाइड की वाटर लेवल का जो बल्ज होता है वो ग्रेटर होता है। उसी तरह लो टाइड में जो सी वाटर होता है वो कोस्ट से बहुत ही अंदर चला जाता है। रिसीड मतलब दूर जाना। द वाटर लेवल ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड इज़ हायर देन द एवरेज हाई टाइड्स एंड लोअर देन द एवरेज लो। स्प्रिंग हाई टाइड में वाटर लेवल जो होती है वो हायर होती है और स्प्रिंग लो टाइड में वाटर लेवल जो होती है वो लोअर होती है। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज नीप टाइड। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द मून मेक्स अ राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन ट्वाइस अ मंथ। मून जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो 1 मंथ में 2 टाइम अर्थ और सन के बीच में वो राइट एंगल पोजीशन में आता है। दिस पोजीशन ऑकर्स ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, और ये जो पोजीशन है वो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर डेज पे ऑकर होती है और वो मंथ में 2 टाइम्स होती है। ऑन बोथ दीज डेज द फोर्स ऑफ बोथ द सन एंड मून ऑपरेट
एट राइट एंगल्स ऑन द अर्थ। और क्वार्टर डेज पे सन और मून का जो फोर्स होता है वो अर्थ पे राइट एंगल में वर्क करता है। एट द प्लेस वेयर द सन कॉजेज हाई टाइड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून विच इज़ एट राइट एंगल्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द सी वाटर। सन के वजह से जिस प्लेस पर हाई टाइड ऑकर होती है वहाँ सी वाटर पर मून के राइट एंगल के ग्रेविटेशनल पुल का भी इफेक्ट होता है। ड्यू टू सच कंडीशंस द वाटर लेवल राइज इज लेस देन यूजुअल एट द टाइम ऑफ हाई टाइड। और इसी कंडीशन के वजह से वाटर लेवल जो होती है हाई टाइड की वो हमेशा की तरह राइज नहीं होती, मतलब हमेशा की तरह नहीं बढ़ती। सिमिलरली फॉल इन वाटर लेवल इज़ लेस दैन यूजुअल एट द टाइम ऑफ लो टाइड। उसी तरह जो लो टाइड की वाटर लेवल होती है वो भी हमेशा की तरह कम नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून आर नॉट कॉम्प्लीमेंटरी बट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी मतलब पूरक नहीं होता है, वो राइट एंगल में वर्क करता है। इसी के वजह से ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है। सच टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स और इसे ही नीप टाइड्स कहा जाता है। नीप टाइड्स आर लिटिल लोअर देन द एवरेज हाई टाइड्स एंड अ लिटिल हायर देन द एवरेज लो टाइड्स। नीप हाई टाइड्स एवरेज हाई टाइड से लोअर होती है, मतलब छोटी होती है, और नीप लो टाइड एवरेज लो टाइड से हाइयर होती है, मतलब बड़ी होती है।